हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद द सेशन जिसमें आज हम लोग 9th ऑफ अगस्त के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, हियर वी स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। सो द फर्स्ट न्यूज़ इज बेसिकली अबाउट दी कि एक आईसीएमआर ने एक स्टडी कंडक्ट करी। उस स्टडी में ये था कि यूपी के कुछ लोग थे जिन्होंने पहले तो कोविशील्ड लगवा ली, उसके बाद कोवैक्सीन लगवा ली। क्योंकि हम बात करें तो दो डोज लग रहे हैं कोविड 19 वायरस के। दो डोज लग रहे हैं, या तो कोविशील्ड के आप 2 डोज लगवाओ या कोवैक्सीन 2 डोज लगवाओ। लेकिन कुछ लोगों ने यूपी में क्या किया, पहला डोज लगवाया कोविशील्ड का, दूसरा डोज लगवा लिया कोवैक्सीन का। तो इस चीज पर स्टडी करी कि इनकी बॉडीज के अंदर कोई एंटीबॉडी जनरेट हुई है कि नहीं हुई है, इनके अंदर इम्यूनिटी जनरेट हुई है कि नहीं हुई है, इम्यूनाइजेशन आई है कि नहीं आई है। तो अब ये स्टडी कंडक्ट करने के लिए हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो आईसीएमआर ने कंपेयर किया उन लोगों के साथ जिन्होंने उन पर्सन्स के साथ जिन्होंने या तो दोनों वैक्सीन कोविशील्ड लगवाई है या दोनों वैक्सीन कोवैक्सीन लगवाई है। ओके। और स्टडी में पता लगा कि जिन लोगों ने मिक्स अप किया है, मतलब जिन्होंने एक 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 एक, एक शॉट कोविशील्ड का लगवाया और एक शॉट कोवैक्सीन का लगवाया है, उनको बेटर प्रोटेक्शन मिल रही है ना। ये आया है, मतलब ये 18 पर्सन फ्रॉम द यूपी, उन पर स्टडी किया गया था क्योंकि उन्होंने मिक्सअप करके वैक्सीन लगवाई गई थी। और उसका आईसीएमआर डेटा दिया कि ये जो इनकी जो इम्यूनिटी है ना, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई है इन कंपैरिजन टू दी दोज पर्सन जिन्होंने दोनों शॉट जो है या तो कोविशील्ड के लगवाए या कोवैक्सीन के लगवाए। और उन्होंने एक चीज और बताई है, उन्होंने बोला है कि ये बल्कि अगर आप मिक्सअप करके वैक्सीन लगवाते हो तो आप डेल्टा वेरिएंट के अगेंस्ट भी आपकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। डेल्टा वेरिएंट के अगेंस्ट, जो कि अभी नया वेरिएंट था, उसको टर्म दिया गया था इंडियन वेरिएंट। फिर बाद में डब्ल्यूएचओ ने उसका नाम चेंज करके डेल्टा वेरिएंट रखा गया कि आप किसी कंट्री के नाम पर वायरस का नाम नहीं रख सकते, किसी वेरिएंट का नाम नहीं रख सकते। ओके। सो ऐसे आईसीएमआर की स्टडी है, मतलब ऐसा नहीं है कि फिर आपको आपको या तो मतलब इस न्यूज के बेसिस पे आप कोविशील्ड और कोवैक्सीन लगवा लो। अभी गवर्नमेंट जब तक नहीं बोलेगी तब तक नहीं, आपको कुछ नहीं करना है। सो जो आपने पहले वैक्सीन लगवाई वही आप सेकंड वैक्सीन लगवाओ, क्योंकि स्टडीज डिपेंड करता है वो पर्सन की बॉडीज के ऊपर भी, है ना। सो दोनों शॉट आप अपने उन्हीं वैक्सीन से लगवाइएगा जो वैक्सीन आपको पहले एक दो शॉट आप उसी वैक्सीन का लगवाइएगा जो आप लगवा चुके हैं ऑलरेडी। मूविंग फर्दर, सो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बेसिकली बात करें तो स्पीच दे रहे थे बेसिकली नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी में। और उस नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी में बेसिकली विज्ञान भवन में स्पीच दे रहे थे अबाउट द नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी को लेकर। और वहां पर उन्होंने नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का एक सर्विस ऐप और विजन स्टेटमेंट भी दिया और लॉन्च भी किया, एक ऐप भी लॉन्च किया। और उस स्पीच में उन्होंने बहुत बहुत हार्श वर्ड्स बोले। उन्होंने बोला कि हम बात करें तो ह्यूमन राइट्स का जो वायलेशन है ना, वो सबसे ज्यादा पुलिस स्टेशन में होता है, सबसे ज्यादा पुलिस स्टेशन में होता है। और उन्होंने एक चीज बताई, उन्होंने बोला कि जरूरी नहीं है कि आपकी अगर आप इकोनॉमिकली वेल ऑफ हो तो आपको पुलिस स्टेशन में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे केसेस देखने को मिले कि आप इकोनॉमिकली वेल ऑफ हो, मतलब आप बहुत ज्यादा प्रिविलेज्ड हो, तब भी आपके ह्यूमन राइट्स वायलेट होते हैं पुलिस स्टेशन में। उन्होंने एग्जांपल दिया कस्टोडियल टॉर्चर का। कस्टोडियल टॉर्चर बोलता है, कस्टोडियल टॉर्चर जो है ना वो रूटीन बेसिस पे किया जाता है, जिससे पुलिस हमारे ऊपर एट्रोसिटीज कर रही है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, उनको ब्रीच कर रही है। ये बेसिकली उन्होंने बताया, सीजीआई ने बताया। मूविंग फर्दर, सो मिजोरम और सॉरी हुआ क्या कि मिजोरम के बॉर्डर पर इकोनॉमिक ब्लॉकेट लग गया था। इकोनॉमिक ब्लॉकेट मतलब कि कोई भी इकोनॉमिक ट्रेड नहीं होगा असम और मिजोरम के बीच में, क्योंकि बॉर्डर क्लैश थे, बॉर्डर क्लैश की सिचुएशन थी। फाइनली जो इकोनॉमिक ब्लॉकेट लगा हुआ था मिजोरम में वो लिफ्ट अप हो गया और अब इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है, लेकिन अभी भी नजर रखी हुई है। बोला बहुत सारे बॉर्डर्स पर बात करी है तो बॉर्डर्स पर बहुत सारे लोग डिप्लॉय किए गए हैं, आर्म फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्सेस, कि कहीं कोई ऐसी हलचल दिखे, वायलेंट वाली एक्टिविटी ना हो। तो इकोनॉमिक ब्लॉकेट तो हट गया, इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट तो हो गई, बट अभी भी सिचुएशन जो है पूरे तरीके से सही नहीं हुई है। बट हाँ, दिस इज द फर्स्ट स्टेप कि हमारी जो बॉर्डर सिचुएशन है असम और मिजोरम में, वो धीरे 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 सही होती जाएगी।
मूविंग फर्दर, सो दिस इज समथिंग अबाउट सिटी, तो हमें सिटी के बारे में नहीं पढ़ना है, विल स्किप दी सिटी न्यूज। सो ऑन द रीजन पेज, तो रीजन पेज में हम बात करें तो हरियाणा गवर्नमेंट ने बेसिकली लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया है ना, ये आ चुका है, हरियाणा गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि हम लॉकडाउन को एक्सटेंड कर रहे हैं, बट हाँ जो हमने रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे टाइमिंग के ऊपर कि आप शॉप इतने समय तक खोलोगे, मॉल आप इतने समय तक खोलोगे, रेस्टोरेंट्स आप इतने समय तक खोलोगे, तो वो लिफ्ट जो रिस्ट्रिक्शंस हम लगाए थे टाइमिंग के ऊपर वो हम लिफ्ट अप करते हैं। बट हम लोग लॉकडाउन को एक्सटेंड करना चाहते हैं, रीजन भी क्योंकि अभी भी हरियाणा में कोविड के केसेस बहुत ज्यादा हैं और अभी भी बहुत सारे केसेस निकल रहे हैं। ओके, और उन्होंने एक चीज और बताई, उन्होंने बोला है कि रेस्टोरेंट्स, बार्स, स्विमिंग पूल जो है दे आर अलाउड टू ओपन बट विथ 50% मैक्सिमम कैपेसिटी। अगर मान के चलो कोई रेस्टोरेंट है तो रेस्टोरेंट में अगर 100 लोग बैठ सकते हैं तो आप 100 लोग अलाउ नहीं करोगे, आप उसका 50% ही अलाउ हो रहा है, मतलब 50% ही आप अलाउ करोगे, तब जाके आप ओपन कर सकते हो। ओपन आप कर सकते हो बट 50% ऑफ द पॉपुलेशन की कैपेसिटी अलाउड है, उससे ज्यादा की नहीं। मूविंग फर्दर, सो दिस इज समथिंग अबाउट ओडिशा। हुआ क्या, कोस्टल हाईवे की बात चल रही है, और कोस्टल हाईवे की बात ये अभी की बात नहीं है, इट्स अ 6 ईयर ओल्ड बात है, ये 6 साल से बात चली जा रही है, लेकिन उड़ीसा इसमें हमेशा से मना करता जाता था कि कोस्टल हाईवे नहीं बनना चाहिए। कोस्टल हाईवे का मतलब है कोस्टल के साथ साथ हाईवे बन जाए, है ना, एंड इट्स अ 382 किलोमीटर लॉन्ग कोस्टल हाईवे होगा। सो ये उड़ीसा से स्टार्ट होगा या फिर वेस्ट बंगाल से स्टार्ट होगा, मतलब वेस्ट बंगाल और उड़ीसा को कनेक्ट करने वाला है ये कोस्टल हाईवे। सो इट स्टार्ट फ्रॉम उड़ीसा तांगी रीजन विद द वेस्ट बंगाल दीघा रीजन, तांगी से दीघा ज्वाइन करेगा, तांगी इज इन उड़ीसा, वेस्ट बंगाल में है दीघा। ओके, कोस्टल हाईवे। और हमेशा से उड़ीसा ने मना किया था इस प्रोजेक्ट को लेकर, उन्होंने बोला था कि यहाँ पर इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज हैं, तो बहुत सारे इन्वायरमेंट जो इन्वायरमेंटल इकोलॉजिकल और इन्वायरमेंट पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। लेकिन फाइनली गवर्नमेंट ने, उड़ीसा गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि ठीक है, गो विद दी कोस्टल हाईवेज बट मेक श्योर कि आप इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज में किसी के भी राइट्स और इन्वायरमेंट को गलत इंपैक्ट नहीं पड़ने दोगे, जितनी जरूरत है उतनी ही आप इंपैक्ट डालोगे, उससे ज्यादा इंपैक्ट डालने की आपको जरूरत नहीं होनी चाहिए। ये फाइनली क्लैरिफिकेशन दे दी है उड़ीसा गवर्नमेंट ने। सो कोस्टल हाईवे होगा, सो इट्स अ फर्स्ट कोस्टल हाईवे ओके इन इंडिया, एंड इट्स 8,000 करोड़ कोस्टल हाईवे प्रोजेक्ट है। मूविंग फर्दर, सो एक बेसिकली एनजीओ है, हम बात करें एनजीओ या फिर हाँ एनजीओ ही है, सो इट्स सेल्फी विद डॉटर फाउंडेशन, एक एनजीओ। उस एनजीओ ने बोला कि विमेन की एज, अभी मैरिजेबल एज 18 ईयर्स है, उसको एक्सटेंड करके, उसको इंक्रीज करके 21 ईयर्स कर देना चाहिए, क्योंकि ये बेसिकली अभी भी अगर हम 18 ईयर्स की बात करें तो 18 ईयर में गर्ल जो होती है दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, वो भी अभी भी 18 ईयर्स में अभी भी इंडिया में बच्चे डिपेंडेंट होते हैं अपने बच्चों, अपने माँ बाप के ऊपर। तो इसी के चलते जो मैरिजेबल एज है गर्ल की वो 21 ईयर्स कर देनी चाहिए, जिससे जो उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है वो एक्सप्लॉयटेशन रुक जाएगा। ये सिंपल सी बात उन्होंने सेल्फी विद डॉटर फाउंडेशन जो कि एनजीओ उसने बोला है। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग कि मैरिज की जो एज है ना, मैरिज की एज शुड बी समथिंग अबव 20 होनी चाहिए। रीजन बीइंग क्योंकि आप बिलो 18 मतलब टीन एज में तो आप ऑलरेडी डिपेंडेंट होते हो माँ बाप के ऊपर। और मैन की अगर हम एज देखें, बॉय की अगर हम एज देखें तो बॉय की मैरिजेबल एज 21 ईयर्स और गर्ल की 18 ईयर्स। तो ये जेंडर इनइक्वालिटी भी दिखाता है ऑन द बेसिस ऑफ एज। सो ये चीज नहीं होनी चाहिए। मूविंग फर्दर, सो बीएस येदुरप्पा, तो बीएस येदुरप्पा की हम बात करें तो इज फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका। तो जब उन्होंने रिजाइन किया और रिजाइन करने के बाद बीजेपी ने बसवराज बोमई को नया चीफ मिनिस्टर चूज किया, तो एज अ गुड जेस्चर बसवराज बोमई ने मिस्टर येदुरप्पा को बोला था कि हम आपको कैबिनेट रैंक का स्टेटस देंगे। बट कोई भी किसी भी चीफ मिनिस्टर को कैबिनेट रैंक का स्टेटस नहीं मिलता। हाँ, एग्जिस्टिंग चीफ मिनिस्टर को मिलता है, बट फॉर्मर चीफ मिनिस्टर को एग्जिस्टिंग कैबिनेट रैंक का स्टेटस नहीं मिलता। और जब बसवराज बोमई ने उनको बोला था कि हम आपको कैबिनेट रैंक स्टेटस देंगे, तो बीएस येदुरप्पा ने बहुत अच्छी बात बोली, उन्होंने बोला कि जब फॉर्मर चीफ मिनिस्टर को
कि अब जितने भी इंडिया में फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहे उनको आज तक कैबिनेट रैंक का स्टेटस नहीं मिला, तो आप हमें क्यों दे रहे हो? तो हमें क्यों ये स्पेशल स्टेटस मिल रहा है? और इस चीज को लेकर उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि आप मुझे ऐसे ही ट्रीट करें जैसे कि आप फॉर्मर चीफ मिनिस्टर को ट्रीट करते हो। ये उन्होंने जिम्पल सी बात बोल दिया। और जितनी जैसी फैसिलिटीज मिलती है फॉर्मर चीफ मिनिस्टर को, वही फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। मूविंग फर्दर, सो आज के हम एडिटोरियल की बात करें तो आज हमारे लिए 3 एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वन इज अबाउट द लुकिंग ग्लास ऑफ द हिस्ट्री इन अफगानिस्तान। अच्छा, इस एडिटोरियल में जो दिया वो तो ठीक है फ्रॉम द इंडियन पर्सपेक्टिव, लेकिन आज हम जो कल प्रॉमिस किया था कि अपन तालिबान वाला इशू पढ़ेंगे, कि तालिबान का ओरिजिन, तालिबान कैसे आया, तालिबान यूएस के अगेंस्ट कैसे चला गया और तालिबान को बेसिकली बूम अप किसने किया, ये सारी चीजें अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो, so just wait for a minute. Okay, चलो, एंड यस, तालिबान। और हाँ, इस एडिटोरियल में जो दिया हुआ है तो जस्ट रीड द एडिटोरियल। मैं तालिबान वाला इशू बताऊंगा कि व्हाट तालिबान टॉक्स अबाउट, एंड ये एडिटोरियल को खुद से रीड करना है, क्योंकि ये एडिटोरियल अपन ने बहुत सारी चीजें डिस्कस भी करी है इसमें, बहुत सारी चीजें अपने डिस्कस करी है इसमें। ओके, और जो चीज डिस्कस नहीं करी वो चीज आपको अभी समझ में आ जाएगी, वो अपन डिस्कस कर लेंगे। एंड हाँ, हमारे लिए अगर इंपॉर्टेंट है तो पहली बात तो इंपॉर्टेंट जो है वो ये पढ़ना है, अफगानिस्तान टुडे, ये चीज पढ़नी है बस, ये वाली चीज नहीं पढ़नी, बिकॉज इट्स टोटली अबाउट द यूएसएसआर एंड यूएस, और यूएसआर यूएस वाली चीज मैं आपको ऑलरेडी कवर अप करवाऊंगा। सो जस्ट रीड दिस हेडिंग, दिस पार्ट, अफगानिस्तान टुडे, बिकॉज इट्स समथिंग रिलेटेड टू द इंडिया के रिलेशंस में भी है, और बताएगा कि इंडिया के पॉलिटिकली, स्ट्रेटेजिकली और कितना इंपॉर्टेंट रखता है अफगानिस्तान। रीड ओनली दिस पार्ट, दिस अफगानिस्तान टुडे वाला पार्ट, इस ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बाकी मैं आपको बताऊंगा। नाउ द सेकंड एडिटोरियल, इट्स अबाउट द सॉवरेन राइट टू टैक्स इज नॉट एब्सोल्यूट, इसको अपन डिस्कस करेंगे। इट्स अबाउट द 2012 का जो रेट्रोस्पेक्टिव लॉ आया था, इनकम रेट्रोस्पेक्टिव जो टैक्स लॉ आया था उसको लेकर है। इसमें थोड़ी यूनिक बात की गई, थोड़ी अच्छी बात की गई, तो उसको अपन डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा लीगल बेस पे बात की गई तो इसको अपन बात करें, इस पर डिस्कशन करेंगे। ओके, देन द नेक्स्ट एडिटोरियल, द मेनी हर्डल्स फॉर द स्टूडेंट्स, इसको अपन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो इसको अपन डिस्कस करेंगे। चलो, सो फर्स्ट वी मूव टू द फर्स्ट एडिटोरियल, द लुकिंग ग्लास फॉर द हिस्ट्री इन अफगानिस्तान। और इससे पहले तालिबान का ओरिजिन क्या है। ओके, सो अपन तालिबान के ओरिजिन को पढ़ने वाले हैं कि तालिबान का ओरिजिन कैसे हुआ, तालिबान कैसे पैदा हुआ, और तालिबान के रिलेशंस कैसे हैं अदर कंट्रीज के साथ, एंड डिफरेंट अदर थिंग्स। ओके, चलो, हुआ क्या 1990 तक अफगानिस्तान जो है, क्योंकि पहले बात करें तो इंडिया जो है, इंडिया में पाकिस्तान का डिवीजन तो नहीं हुआ था 1990 तक, तो इंडिया का मैप तो ऐसे ही हुआ करता था, और अफगानिस्तान ये था। और 1919 तक, टिल 1919 तक अफगानिस्तान जो है वो ब्रिटिश की टेरिटरी हुआ करती थी। जैसे इंडिया टेरिटरी रहा है ना 1948 तक, 1949, 1947 तक, वैसे ही अफगानिस्तान भी 1990 तक टेरिटरी रहा। बट ब्रिटिशर्स को कुछ अफगानिस्तान में मिला नहीं। रीजन बीइंग, क्योंकि अगर हम बात करें अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान इज टोटली अबाउट द हिली एरियाज, तो वहां पर कोई रिसोर्सेज नहीं है, और रिसोर्सेज है भी तो उस समय इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि उन माउंटेन से रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट किए जाएं। तो इसी के चलते ब्रिटिशर्स ने वहां से छोड़ के चले गए। और हम बात करें तो जो यहाँ पर पहाड़ी लोग रहते हैं, जो अफगानी जो ओरिजिन है यहाँ के लोग, पश्तून बोलते हैं इनको, तो पश्तून बेसिकली मरने मारने से डरते नहीं है, और हिली एरियाज पे रहते हैं। उनको पता रहता है कि कहां पर हमें छुपना है और कहां से हमें अटैक करना है किसी पर्सन के ऊपर। तो ब्रिटिशर्स ने कैप्चर करने की कोशिश करी अफगानिस्तान को, वॉर भी हुआ था जिसमें ब्रिटिशर्स को जीत तो गया, बट ब्रिटिशर्स को बहुत ज्यादा ह्यूमन लॉस उनका हुआ, बहुत ज्यादा उनकी मिलिट्री लॉस हुआ उनको। तो 1919 में डिसीजन लिया था कि हम अफगानिस्तान को छोड़ देंगे, हम अफगानिस्तान को रिलीज कर देंगे, और अफगानिस्तान को उन्होंने छोड़ दिया, अफगानिस्तान को इंडिपेंडेंस दे दी। आफ्टर गिविंग द इंडिपेंडेंस, अफगानिस्तान में बेसिकली मोनार्की आ गई। यासिर करके कोई थे, तो यासिर करके मोनार्की बन गए वहां पर। ओके, उसके बाद मोनार्की खत्म हुई इन द ईयर 1978 में एक रेवोल्यूशन हुआ था, सार रेवोल्यूशन, SAUR, सार रेवोल्यूशन के चलते रेवोल्यूशन इसीलिए था अगेंस्ट मोनार्की, और सार रेवोल्यूशन के चलते अफगानिस्तान में मोनार्की थी वो खत्म हो गई। और 1979 में बेसिकली हम बात करें तो कम्युनिस्ट
गवर्नमेंट फॉर्म हो गई, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट फॉर्म हो गई। ओके, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट फॉर्म हो गई, और कम्युनिस्ट है तो ऑब्वियसली बात है रशिया यूएसएसआर, उस समय तक यूएसएसआर था, यूएसआर सपोर्ट करता, लेकिन यूएसआर ने सपोर्ट नहीं किया। जो 1979 में प्रेसिडेंट बने थे अफगानिस्तान के, उनका नाम था बेसिकली, अच्छा नाम याद करने की जरूरत नहीं है बट बता देता हूं, इट्स हफीजुल्लाह अमीन। हफीजुल्लाह अमीन बने, बट कुछ समय बाद सोवियत ने अपना पपेट जो है, क्योंकि अफगानिस्तान को वो इन्वेड कर अफगानिस्तान को कैप्चर करना चाहते थे सोवियत यूनियन, यूएसएसआर, तो वो चाहते थे कि जो भी हेड ऑफ द गवर्नमेंट बने वो उनका पपेट हो, वो उनके कंट्रोल में, वो उनकी बात माने। ओके, तो इसी के चलते जो हफीजुल्लाह अमीन जो कि 1979 में प्रेसिडेंट बने थे, वहां पर कू करा दिया, मिलिट्री कू करा दिया, और तो मिलिट्री कू करा दिया, एंड एक अपना पपेट उन्होंने प्रेसिडेंट बना दिया, उसका नाम था बबरक करमल। बबरक करमल को बना दिया। अब हुआ क्या, बहुत ज्यादा मॉडर्नाइजेशन आने लगा, बहुत ज्यादा मॉडर्नाइजेशन आने लगा। अच्छा, जो वो भी थे ना, हफीजुल्लाह अमीन भी थे ना, वो भी मॉडर्नाइजेशन लेके आ रहे थे, तो जिसके चलते जो वहां के जो पुश्तीन लोग थे, मतलब जो वहां के बेसिकली हम बात करें एक्सट्रीमिस्ट लोग थे, मुजाहिदीन। तो मुजाहिदीन जो होते हैं, मुजाहिदीन का मतलब होता है कि आप अपने रिलीजन के लिए लड़ते हो, तो मुजाहिदीन जो है, मुजाहिदीन ने बेसिकली प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, और मुजाहिदीन जो है ना वो एक यूनिफॉर्म बन गए, यूनिफॉर्म उसमें आ गए कि भैया बहुत सारे मुजाहिदीन के फैक्शन डिवाइडेड थे, लेकिन अगेंस्ट दिस गवर्नमेंट, क्योंकि बहुत ज्यादा मॉडर्नाइजेशन लेके आने वाली थी, उन्होंने बोल दिया। अफगानिस्तान में ये तक हो गया था 1979 में, ये तक हो गया था 1980s में कि विमेन को बुरखा पहनना मतलब अलाउड नहीं है, अलाउड इन द सेंस कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई वो नहीं है, रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगी होंगी कि विमेन को बुरखा पहनना ही पड़ेगा, वो उनके ऊपर, उनको पहनना है पहने, नहीं पहना नहीं पहने। तो इतना मॉडर्नाइजेशन आ चुका था अफगानिस्तान में, तो जिसके चलते मुजाहिदीन जो है ना, मुजाहिदीन बहुत ज्यादा परेशान थे, बहुत ज्यादा परेशान थे हफीजुल्लाह अमीन से, और उसके बाद बबरक करमल से। तो अब हम बात करें तो यूएसआर के कंट्रोल में था अफगानिस्तान, जब यूएसआर कंट्रोल में था उस समय चल रहा था कोल्ड वॉर, तो यूएस ने मुजाहिदीन का सपोर्ट किया, यूएस ने मुजाहिदीन का सपोर्ट किया, और मुजाहिदीन का सपोर्ट करने के लिए उन्होंने एक पर्सन को भी सऊदी अरेबिया से अफगानिस्तान में लेके आए थे, उनका नाम था जिन्होंने 9/11 करवाया, है ना, ओसामा बिन लादेन। तो बेसिकली ओसामा बिन लादेन को इतना बड़ा बनाने के लिए, इतना बड़ा बनाने का मेन रीजन यूएस ही है, यूएस नहीं बनाया। तो सऊदी अरेबिया में बेसिकली सऊदी अरेबिया से बराक ओबामा को बुलाया गया कि आप मुजाहिदीन को ट्रेन करो, मुजाहिदीन को आप स्ट्रॉन्ग करो, और बोलो कि उन गवर्नमेंट के अगेंस्ट लड़ाया जाए, ये यूएस ने बोला था। तो ओसामा बिन लादेन आ गए अफगानिस्तान में और मुजाहिदीन को ट्रेन करने लगे, लेकिन उसी समय ईरान में लड़ाई चल रही थी, यूएस और ईरान की लड़ाई चल रही थी, और ईरान जो है ना, ईरान में जब लड़ाई चल रही थी, ईरान में हारने वाला था यूएस। तो हुआ क्या, यूएस जो है ना, यूएस ने अपनी बहुत सारी आर्मी सऊदी अरेबिया में डिप्लॉय कर दी थी, क्योंकि सऊदी अरेबिया अलाय है, जिससे ओसामा बिन लादेन जो है ना, ओसामा बिन लादेन गुस्सा हो गए, नाराज हो गए यूएस से। रीजन बीइंग क्योंकि सऊदी अरेबिया, उन्होंने बोला था कि सऊदी अरेबिया जो है ना, इट्स अ वेरी पीसफुल लैंड, वहां पर बेसिकली मुस्लिम्स का ओरिजिन हुआ है, इस्लामिक का ओरिजिन हुआ है, वहां पर मक्का मदीना है, तो वहां पर वॉर वाली सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, जिसके अगेंस्ट ओसामा बिन लादेन जो थे वो यूएस के अगेंस्ट चले गए थे, और उन्होंने 9/11 कंडक्ट कराया था। ओके, वो लेकिन डिफरेंट स्टोरी है। देन यहां पर मुजाहिदीन जो थे, मुजाहिदीन स्ट्रांग होने लगे, और मुजाहिदीन ने अटैक कर दिया, है ना, अटैक कर दिया, मतलब सिविल वॉर हो गया। जब सिविल वॉर हुआ, और ये सिविल वॉर कब खत्म हुआ बेसिकली, जब ये सिविल वॉर है ना, ये 1989 में आके खत्म हुआ। सॉरी, सिविल वॉर के पहले मुजाहिदीन जो है ना, सोवियत यूनियन के अगेंस्ट लड़ने लगे। सोवियत यूनियन थोड़ा सा कॉन्फिडेंट था कि हम जीत जाएंगे, बट because of the hilly area region and mujahideen are very well trained by the Osama bin Laden and Al-Qaeda, जिसके चलते 1989 में सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान से जाना पड़ा, भागना पड़ा वहां से। ओके, फिर 1989 के बाद मुजाहिदीन जो है, मुजाहिदीन के बीच में सिविल वॉर होने लगा। जो अफगानिस्तान में आर्मी थी ना, अफगानिस्तान की आर्मी, उसके अगेंस्ट उनके बीच में लड़ाई होने लगी, मुजाहिदीन और तुम्हारा अफगानिस्तान की आर्मी के बीच में, जिसके चलते सिविल वॉर स्टार्ट हो गया। जब सिविल वॉर स्टार्ट हुआ तो ऑब्वियस ही बात है
तो मुजाहिदीन जीत गए। मुजाहिदीन जीते तो मुजाहिदीन आफ्टर द विनिंग ऑफ द सिविल वॉर मुजाहिदीन के फैक्शन डिवाइडेड हो गए। सब बोलने लगे कि हम रूल करेंगे, हम रूल करेंगे, हम रूल करेंगे। बट एक बहुत स्टूडेंट यूनियन था जिसका नाम था तालिबान। ओके, तालिबान, एंड दे आर वेरी वायलेंट। और उनका एक लीडर हुआ करता था मुल्ला उमर। मुल्ला उमर, ओके। तो मुल्ला उमर को लीडर बना दिया गया तालिबान का, और जितने भी मुजाहिदीन तालिबान के साथ जुड़ने वाले थे या तो जोड़ लिए गए फैक्शंस, ये जो नहीं जुड़े उनको एलिमिनेट कर दिया गया और तालिबान रूल करने लगा। और अफगानिस्तान के पीपल स्टार्टिंग में बहुत वेलकम किया तालिबान का कि चलो अब एक स्टेबल गवर्नमेंट टाइप आएगी। एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं तो एक स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन तो आएगा जो अफगानिस्तान को रूल करेगा। लेकिन तालिबान ने फिर बहुत सारी ह्यूमन राइट्स का ब्रीच किया और बहुत सारी चीजें करी, लेकिन उसमें यूएस ने इंटरफेयर बिल्कुल नहीं किया। तो यूएस ही बनाने वाला था तालिबान को, यूएस ने ही ओसामा बिन लादेन को बनाया। फिर ओसामा बिन लादेन ऑलरेडी गुस्सा थे तो अलकायदा ने 9/11 कंडक्ट करा दिया, और यूएस को यह पता था कि हमने अफगानिस्तान में छोड़ के गए ओसामा बिन लादेन को। तो आफ्टर दी 9/11 यूएस ने बहुत सारी आर्मी डिप्लॉय कर दी थी अपनी अफगानिस्तान में कि हमें, उनका मेन रीजन यही था कि हमें ओसामा बिन लादेन को पकड़ना है। फिर लेकिन यूएस ने फिर धीरे धीरे उसके बाद अपनी बातें बदलते गए और बोलते गए कि इट्स नॉट ओनली अबाउट दी ओसामा बिन लादेन, इट्स अबाउट दी कि वहां पर ह्यूमन राइट्स बहुत ज्यादा ब्रीच हो रहा है। और फाइनली जो बाइडेन ने बोल दिया कि हम वहां से हट जाएंगे। अच्छा, जो बाइडेन, आई हैव सीन अ वीडियो, तो उस जो बाइडेन की एक चीज थी उसमें मैंने पढ़ा भी है कि जो बाइडेन ने क्या किया। जो बाइडेन ने बोला कि आप जब आर्मी को जब वो पूरी तरीके से बुला रहे थे तो उन्होंने बोला था कि जो आपके वेपन्स हैं जो ज्यादा डेडली नहीं है, मतलब जो राइफल्स होती हैं, वो राइफल जो है वो आप वहीं छोड़ के आ जाओ, जो राइफल जो है वहीं छोड़ के आ जाओ। तो राइफल छोड़ के आगे वहीं पर, जिससे तालिबान ने उन एमिनेशन और आर्म्स को कैप्चर कर लिया, उन वेपन्स को कैप्चर कर लिया, और जिसके चलते अभी जो तालिबान में अभी जो अफगानिस्तान में वायलेंट हो रहा है वो इनकी इस रीजन की वजह से हो रहा है। तो अब इसके पीछे जो बाइडेन का मेन रीजन था, क्योंकि अगर जो बाइडेन सारी चीज बाहर लेके आ जाते तो फिर लोग क्रिटिसाइज करते अमेरिका को। अभी क्या है, अभी लोग ये बोल रहे हैं कि अमेरिका अच्छा था इन कंपैरिजन टू तालिबान। अब ये क्या, अमेरिका की गलती छुप गई है ना, बिकॉज तालिबान वायलेंट हो गया। तो जो बाइडेन ये दिखाना चाहते थे कि अमेरिका गलत ना दिखाई जाए, अमेरिका गलत ना दिखाया जाए। तो ये पूरा बेसिकली अबाउट दी तालिबान के बारे में। सो जस्ट रीड इट, इट्स अ वेरी सिंपल वन, है ना। इसको एक बार फिर से एक दो बार रिपीट करके सुनना। एंड यस, दिस वन अफगानिस्तान टुडे, ये जरूर पढ़ना। चलो मूविंग फर्दर। सो दिस वन, द सॉवरेन राइट टू टैक्स इज नॉट एब्सोल्यूट। तो ये जो है ना, ये एडिटोरियल बेसिकली बताता है कि 2012 का जो रेट्रोस्पेक्टिव इनकम टैक्स एक्ट जो आया था, इनकम टैक्स एक्ट था, क्लॉज जो उसमें जुड़ा था 2012 में, रेट्रोस्पेक्टिव क्लॉज जुड़ा था, उसको रिसेंटली एक बिल इंट्रोड्यूस करके पार्लियामेंट में उसको नलीफाई कर दिया, है ना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था, बात हम करें, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था 2012 के पहले इन द केस ऑफ वोडाफोन इंटरनेशनल होल्डिंग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और उस केस में बेसिकली बात की गई थी कि जो वोडाफोन इंटरनेशनल होल्डिंग्स पर जो आप टैक्स लगा रहे हो ना, वो गलत टैक्स है। लेकिन उस चीज को पार्लियामेंट ने, उस अमेंडमेंट को, उस बेसिकली उस केस को, सुप्रीम कोर्ट ने जो केस दिया था वोडाफोन वाले केस में, उस केस को नलिफाई कर दिया था बाय द 2012 अमेंडमेंट। अच्छा, बहुत सारी बातें इसमें बोली गई, इट्स बहुत सारी चीजें लिखी है, लेकिन मेन क्वेश्चन जो है ना, मेन क्वेश्चन ये है कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, या हम बात करें इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल्स, आईएसडीएस। अब आईएसडीएस की हम बात करें तो इट्स इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट, इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट ट्राइब्यूनल्स, है ना, ये ट्राइब्यूनल्स होते हैं। और ट्राइब्यूनल्स मतलब इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल्स है। तो बहुत सारे केस डिस्कस किए गए, जैसे कि ये वाला केस डिस्कस किया गया था, आइजर वर्सेस स्पेन। अब ये क्वेश्चन था इसमें कि जो टैक्स होता है वो कंट्री की सॉवरेन पावर है या फिर इट कैन बी रेगुलेटेड बाय द इंटरनेशनल लॉ। तो बहुत सारे केसेस हुए और उसमें से एक केस है आइजर वर्सेस स्पेन, और उसमें बोला गया था कि जो टैक्स इंपोज किया जाता है ना, इट्स अ सॉवरेन पावर ऑफ द स्टेट एंड इट कैन नॉट बी क्वेश्चन लाइटली। मतलब इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग आप उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते। फिर एक और केस हुआ एल पासो वर्सेस अर्जेंटीना। एल पासो वर्सेस अर्जेंटीना में भी सेम बात हुई थी कि भैया जो मैटर रिलेटेड टू द टैक्स, it's a sovereign power of the state, it's a sovereign right of the state। ये सिंपल सी बात उन्होंने बोली थी, और बोला था कि जो
इंटरनेशनल लॉ से आप किसी टेक्स को नलिफाई नहीं कर सकते क्योंकि वो उसकी सॉवरेन पावर है। फिर एक और केस हुआ रेंटा 4 वर्सेस रशिया, और उसमें भी यही बात बोली गई। उन्होंने बोला था कि बीआईटी ब्रीचेस होती हैं, मतलब बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी अगर ब्रीच होती है बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव टैक्स, तो उसका मतलब ये नहीं है कि स्टेट की जो सॉवरेन पावर है वो कम हो गई, नहीं, स्टेट की सॉवरेन पावर रहेगी, बीआईटी चली जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्टेट की सॉवरेन पावर सुप्रीम है। फिर जो सेकंड पैराग्राफ है ना, ये है लिमिट्स ऑन द राइट्स। उन्होंने बोला कि ठीक है सॉवरेन पावर है, बिल्कुल हम मानते हैं, बट सारी पावर एब्सोल्यूट नहीं होती ना। इंडिया में भी सारे राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है, फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। सेम गोज विद द सॉवरेन राइट्स ऑन द टैक्स, तो वो भी एब्सोल्यूट नहीं है। अगर आप गलत तरीके से टैक्स लगा रहे हो तो फिर तो वो गलत है, फिर वो क्वेश्चनेबल किया जा सकता है ना, क्योंकि अंडर द इंटरनेशनल लॉ सॉवरेन राइट टू टैक्स इज नॉट एब्सोल्यूट, दे आर सब्जेक्टेड टू सर्टेन लिमिटेशन रिस्ट्रिक्शंस, है ना। और उसपे भी बहुत सारे केसेस हुए। अब उसके केसेस बेसिकली हम बात करें तो ये था कायरन एनर्जी वर्सेस इंडिया, उसमें बोला गया था, ठीक है। फिर बहुत और भी केसेस थे, ये था याकोस यूनिवर्सल वर्सेस रशिया, उसमें भी ये बोला गया। एंड एक केस ये था बर्लिंगटन वर्सेस एक्वाडोर। तो बर्लिंगटन वर्सेस एक्वाडोर में एक केस था, उस केस में बोला गया था कि टैक्स जो है ना, टैक्स इंपोज कुछ रीजन की वजह से किया जा सकता है ना। 2 लिमिट्स लग सकती हैं स्टेट के ऊपर। वो लिमिट कौन सी है? पहला कि जो टैक्स है ना वो डिस्क्रिमिनेटरी ना हो। ऐसा ना हो कि भैया एक इन्वेस्टर के लिए आप टैक्स एक इन्वेस्टर के लिए आप जो टैक्स है ना वो 30% रख रहे हो और दूसरे इन्वेस्टर के लिए आप 20% रख रहे हो, तो डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होना चाहिए। हाँ, डिस्क्रिमिनेटरी है तो आप उसकी सॉवरेन राइट पर क्वेश्चन कर सकते हो, लिमिटेशन लग सकती है। सेकंड है कि इट शुड बी जस्ट वेट फॉर अ मिनट, ओके, इट शुड बी कॉन्फिस्केटरी, वो बताया गया कि कॉन्फिस्केटरी होना चाहिए, है ना। देन एक और केस हुआ था इनकाना वर्सेस एक्वाडोर, उसमें भी यही बात बताई गई कि टैक्स मेजर वुड अमाउंट टू एन expropriation of the foreign investment if the tax law is extraordinary, punitive in amount and arbitrary in incidence। मतलब बोला गया कि वो बेसिकली हम बात करें तो वो टैक्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर अगर वो टैक्स लगता है तो वो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है उसके ऊपर। अगर वो टैक्स बहुत ज्यादा है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पैसा ले रहा है, आर्बिट्री है, तो हम उसको वॉइड मानेंगे, उस टैक्स को हम वॉइड मानेंगे, ये बताएगा। और लास्ट में ऑथर ने यही चीज बोली है, जब वेरी सिंपल, बहुत अच्छी बात बोली है उन्होंने, यही बोला है कि डिबेट इस बात का नहीं है, डिबेट इस बात का नहीं है कि इंडिया का सॉवरेन राइट है टैक्स के ऊपर कि नहीं। इंडिया का बिल्कुल राइट है सॉवरेन, इंडिया का बिल्कुल सॉवरेन राइट है टैक्स के ऊपर, बिल्कुल उसका सॉवरेन राइट है, बट दे आर सब्जेक्टेड टू सर्टेन लिमिटेशन। इसका आंसर इस क्वेश्चन का आंसर ये है बिकॉज अंडर द इंटरनेशनल लॉ सॉवरेन राइट जो होते हैं, सॉवरेन राइट टू टैक्स, इट्स नॉट एब्सोल्यूट। आप एब्सोल्यूटली पूरा यूज नहीं कर सकते। अगर वो आर्बिट्री है, डिस्क्रिमिनेटरी है, बहुत सारे केस में भी डिस्कस किया गया, तो फिर आपको वो टैक्स लॉ हटाना पड़ेगा। नाउ द नेक्स्ट एडिटोरियल, इट्स अबाउट द मेनी हर्डल फॉर स्टूडेंट्स। अच्छा, इट्स अ वेरी सिंपल एडिटोरियल। तो ये बेसिकली 3 प्रॉब्लम्स बता रहा है जो स्टूडेंट्स को फेस ऑफ करनी पड़ रही है, बेसिकली इंडियन स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ रही है बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक, है ना। 3 प्रॉब्लम्स बता रहे हैं। तो अगर हम बात करें तो ओवरऑल जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं यूएस में 2020 में, उसमें से 47% ऑफ द स्टूडेंट जो थे ना वो 2 कंट्रीज से थे, एक इंडिया एक चाइना। उसके बाद हम बात करें कनाडा में बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, अभी डोनाल्ड ट्रम्प जो लेके आए थे ना वीजा वाला पॉलिसी लेके आ गए थे, रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी लेके आ गए थे स्टूडेंट्स के ऊपर, उसका सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी कंट्री को है तो कनाडा को हुआ है, क्योंकि लोग यूएस में नहीं जा पा रहे थे तो कनाडा चले गए, कनाडा में पढ़ने चले गए बहुत सारे स्टूडेंट्स। अच्छा, तो बताया गया कि इस आउटब्रेक से 3 मेजर चैलेंजेस स्टूडेंट को फेस करने पड़ रहे हैं। पहला चैलेंज उन्होंने बताया, पहला चैलेंज है कि बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक, बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन, बहुत सारी फ्लाइट जो है उनमें डिसरप्शन आ गया और बहुत सारी कंट्रीज जो है उनकी डायरेक्टली फ्लाइट नहीं चल रही है इंडिया से, तो उनको बहुत ज्यादा कॉस्ट बेयर अप करना पड़ रहा है अगर उन्हें पढ़ने जाना है किसी फॉरेन कंट्री में। मतलब मान के चलो उन्हें दुबई जाना पड़ता है, दुबई के बाद फिर किसी कंट्री में जाना पड़ता है, तो डायरेक्टली फ्लाइट ऑब्वियस बात है कम प्राइस की होती है, बट हम डायरेक्टली फ्लाइट ले ही नहीं सकते क्योंकि बहुत सारे बॉर्डर्स बेसिकली क्लोज है, रिस्ट्रिक्टेड फ्लाइट ही लगी हुई है ना, तो रिस्ट्रिक्टेड फ्लाइट्स उनको लेनी पड़ रही है। ये पहली प्रॉब्लम बताई गई। दूसरी प्रॉब्लम उन्होंने बताई, और एम्बेसीज भी वो बेसिकली हेल्प नहीं कर पा रहे, रीजन भी क्योंकि बहुत सारी एप्लीकेशंस आ गई, बैकलॉग एप्लीकेशंस पड़ी हुई एम्बेसीज के पास, तो एम्बेसी भी परेशान है। दूसरी प्रॉब्लम है वैक्सीनेशन।
बहुत सारी कंट्रीज है जिन्होंने इंडिया की वैक्सीन मतलब कोवैक्सीन और कोविशील्ड इन दोनों वैक्सीन को अप्रूवल नहीं दिया, इमरजेंसी यूज के लिए नहीं बोला, WHO ने अप्रूवल नहीं दे दिया। और बहुत सारी कंट्रीज है वो ये बोल रही है कि अगर आपने वैक्सीन लगवा रखी है और हमने उनको अप्रूवल नहीं दे रखा तो आप फिर से वैक्सीन लगवाओ, तो ये हेल्थ के लिए भी हार्मफुल हो सकता है ना। रीवैक्सीनेट करवाओ तो ये हेल्थ के लिए भी हार्मफुल हो सकता है। तो दूसरा इशू उन्होंने ये बताया। थर्ड इशू उन्होंने बताया कि बिकॉज ऑफ द कोविड-19 बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना ओवरसीज जो फॉरेन में पढ़ रहे हैं उनको जॉब्स नहीं मिल रही। तो ये 3 प्रॉब्लम बेसिकली रेज किए गए। ओके, इट्स अच्छा है, बहुत सिंपल है, एक सिंपल सी रीडिंग में समझ में आ जाएगा। और उसी चीज को लेकर लास्ट में ये लिखा गया कि इन सारे स्टूडेंट्स की, इंडियन स्टूडेंट्स जो कि बाहर पढ़ने जा रहे हैं, उनके इश्यूज को एड्रेस किया है जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। क्योंकि हम बात करें तो अच्छा ये लिखा क्यों गया, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट डिक्रीज हो गए। 2019 की हम बात करें, 2019 में रिपोर्ट आई थी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की, बताया गया था कि अराउंड 6 लाख स्टूडेंट जो है ना फॉरेन पढ़ने गए, इंडियन स्टूडेंट। वही 2020 की बात करें तो सिर्फ 2.6, और वही हम अभी स्टार्टिंग के 2 महीने की बात करें ना 2021 में, ओनली 72,000 बच्चे पढ़ने गए। तो डिक्रीज होती जा रही है बाहर पढ़ने की। तो उस चीज को बूस्टअप करने के लिए हमें इनके इश्यूज को, मेजर 3 इश्यूज को एड्रेस करना पड़ेगा। मूविंग फर्दर, सो एनआईए एनआईए जो है नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, जो कि सिर्फ टेररिस्ट एक्टिविटीज या टेररिज्म के जो भी केसेस होते हैं उनको उसमें इन्वेस्टिगेट करती है। उन्होंने बहुत सारे जमात के लीडर्स है ना, जमात के लीडर्स जो है ना, जमात के लीडर्स के घर इन अराउंड 56 लोकेशंस इन दी स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इन दी यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वहां पर उन्होंने उनके घरों में सर्च करी। रीजन भी क्योंकि ऐसा रिपोर्ट आई थी, ऐसी एजेंसी को पता लगा था कि बहुत सारे फंड रेज किए जा रहे हैं और वो फंड रेज यूज किए जाएंगे फॉर दी वॉलेंट एक्टिविटीज के लिए। मूविंग फर्दर, सो आज बेसिकली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की डिबेट है, और उस डिबेट में आज जो है लीडर जो होंगे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे, वो नरेंद्र मोदी होंगे। और ये ऐसा स्पेकुलेशंस है कि व्लादिमीर पुतिन जो कि रशिया के प्रेसिडेंट है, वो शायद ज्वाइन कर सकते हैं आज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की डिबेट को, और उसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर नरेंद्र मोदी होने वाले हैं। मूविंग फर्दर, सो विश्व हिंदू परिषद, तो विश्व हिंदू परिषद इज एन ऑर्गेनाइजेशन, एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने डिमांड करी है गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, कि आप एक सेंट्रल लॉ लेके आओ अगेंस्ट दी फोर्स कन्वर्जन। आप एक सेंट्रल लॉ लेके आओ अगेंस्ट दी फोर्स कन्वर्जन। रीजन भी, अच्छा ऐसा नहीं है कि अभी फोर्स कन्वर्जन के ऊपर कोई लॉ नहीं है, लेकिन लॉज है वो स्टेट लॉज है। और प्रॉब्लम यह है कि सेंट्रल लॉ इसलिए से नहीं आ सकता क्योंकि ये सारे चीजें स्टेट लॉ के अंदर है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है। ओके, तो ये विश्व हिंदू परिषद की डिमांड है, लेकिन ऑब्वियसली बात है इस डिमांड को हटा दिया जाएगा, मतलब कोई इसका स्टैंड नहीं होगा क्योंकि स्टेट लिस्ट के अंदर आता ही नहीं है ना। समाजवादी पार्टी जो है ना, वो समाजवादी पार्टी ने बोल दिया है कि जब अगर हम आते हैं उसमें पावर में आते हैं तो हम कास्ट सेंसस कराएंगे, मतलब SC ST OBCs वाली कास्ट सेंसस कराएंगे। मूविंग फर्दर, सो यस, दिल्ली हाईकोर्ट हुआ क्या, केस गया था। तो एक केस में क्या था कि यूएस के 2 सिटीजन थे, मतलब कपल्स थे, और दोनों क्रिश्चियन है। दोनों क्रिश्चियन ने हिंदू गर्ल को अडॉप्ट किया अंडर दी हामा, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, है ना। उस एक्ट के अंदर कोर्ट ने बोला कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ आप दूसरे रिलीजन का पर्सन हिंदू गर्ल को या हिंदू बॉय को अडॉप्ट नहीं कर सकता, और ये अडॉप्शन इलीगल है, गलत है। लेकिन बाद में एक जस्टिस मैनन है, उन्होंने उसी केस में बोला कि अगर आप किसी भी रिलीजन के हो तो आप किसी भी रिलीजन के पर्सन को आप अडॉप्ट कर सकते हो, बॉय को अडॉप्ट या गर्ल को अडॉप्ट कर सकते हो, चाइल्ड को अडॉप्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आप अडॉप्ट कर रहे हो अंडर दी जुवेनाइल जस्टिस एंड केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस एक्ट के अंदर, लेकिन अगर आप पर्सनल लॉज के अंडर कर रहे हो तो फिर आप उसी रिलीजन के होने चाहिए जिस रिलीजन का वो चाइल्ड है। मूविंग फर्दर, सो मिनिस्ट्री ने बोला है, मिनिस्ट्री ने बोल दिया, हेल्थ मिनिस्ट्री ने ऐसी रिपोर्ट आई है कि भैया अब जो वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट है ना, वो अब इजीली मिल जाएगा और आपको व्हाट्सएप के थ्रू भी मिलने वाला है ना। नाउ बहुत सारे एमपीज जो है, एमपीज ने बोला है कि आप हमें रीजन बताओ कि स्कूल को ओपन क्यों नहीं किया जा रहा, जल्दी जल्दी स्कूल को ओपन किया जाए। और ओपन करने का मेन रीजन, ये मेन प्रॉब्लम यही है कि लोगों को वैक्सीनेशन नहीं लगी। सबसे पहले आप अलाइड स्टाफ, टीचर्स और स्टूडेंट को वैक्सीनेट कर दो और खोल दो। अगेन इंपॉर्टेंट न्यूज, सो आईटीबीपी
इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस जो है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस में फर्स्ट विमेन ऑफिसर का इंडक्शन हुआ है इन दी कॉम्बैट सर्विस में। ये याद रखना, कॉम्बैट सर्विस में, ठीक है। तो कॉम्बैट सर्विस में इन दी आईटीबीपी फर्स्ट विमेन ऑफिसर का इंडक्ट हुआ है एंड द नेम ऑफ द ऑफिसर इज कमलेश कुमार। ओके, सॉरी नॉट कमलेश कुमार, सॉरी, इट्स दीक्षा कुमार। ओके, सो इसमें जो है वो दीक्षा कुमार became the first women officer जो कि आईटीबीपी में कॉम्बैट ऑफिसर में इंडक्ट हुई है। मूविंग फर्दर, सो ऑन द इंटरनेशनल यूज, इंटरनेशनल यूज की हम बात करें तो हिजाबुल्लाह बेसिकली हमने डिस्कस भी किया था जब हमने इजराइल वाला इशू पढ़ा था, इजराइल और पैलेस्टीन वाला इशू पढ़ा था। तो हिजाबुल्लाह जो है, हिजाबुल्लाह का कहना है कि हम इजराइल ने जो स्ट्राइक करी है हम उसका रिस्पॉन्ड करेंगे। ओके, सो आज की न्यूज़पेपर की बात करें तो आज की न्यूज़पेपर में सिर्फ इतनी ही बातें हैं। बाकी कल हम फिर मिलेंगे विद सम एक्साइटिंग न्यूज़, सम एक्साइटिंग करंट अफेयर्स। तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे। बाय बाय गाइस।